हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए थे गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स के बारे में, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिए थे। और हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के हेल्प से हमने एक वेल डिफाइंड लॉ को भी ड्राइव कर दिया था, मतलब गॉस थ्योरम परफेक्टली फिट बैठती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को निकालने के लिए। ठीक है, आज बेटा हम लोग नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हम लोग चार तरह की डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। पहली डेफिनेशन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, मतलब फील्ड की बात करनी पड़ेगी हम लोग को यहाँ। पोटेंशियल मतलब वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन से ही रिलेट होती है। और डिफरेंस मतलब कोई दो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को कि मान लीजिए ये किसी चार्ज क्यू की फील्ड है। ठीक है बेटा, इसमें एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, चार्ज आ गया, फील्ड आ गई, दो पॉइंट आ गए, बात करनी है वर्क डन की। ठीक है, ये कोई चार्ज है क्यू जो कि हमारे पास सोर्स चार्ज है, ये उसकी फील्ड है, फील्ड के अंदर दो पॉइंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाने वाला वर्क डन। टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाने वाला वर्क डन हम क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, शब्दों के अंदर बांध के लिख देते हैं इसको, जिससे हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स की बात करनी है। पॉइंट्स है कहां? इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is defined as the total work done in bringing the small point test charge from one point to another point। ये बात होगी 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पर लेके कैसे जाना है? विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। देखिए बेटा, एक्सेलरेशन होता तो क्या होता? चेंज इन वेलोसिटी होती। एक्सेलरेशन नहीं है तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। मतलब हमें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन तो कैलकुलेट करना है, पर वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है। जिस वेलोसिटी से चले उसी वेलोसिटी से वहां तक पहुंचना है। मतलब एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होगी, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो जाएगी। फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन भी आ जाएगा, एक नया और वर्क डन आ जाएगा। हमें उस वर्क डन के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के कारण जो हम वर्क डन कर रहे हैं। समझे बात? इस बात का पूरी डेफिनेशन बड़ा महत्व है, ये छोड़नी नहीं है लाइन, इसको साथ ही लिखना है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, बुक में यू से डिनोट कर रखा है तो यू से डिनोट कर लो आप लोग, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्जी से डिनोट कर दो। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। पॉइंट बी एंड ए। तो वो हमारे पास बेटा किसके बराबर होगा?
वो होगा हमारे पास वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या लिख लो पहले, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, और वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक के लिए करना है? बी से ए तक के लिए। बस ये डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास। क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने कर ली बात। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे करवाता हूं। एक और बात देख लो बेटा, हमारे द्वारा किए जाने वाला वर्क डन वो अपोजिट होगा जो चार्ज। चार्ज क्या चाहेगा? पॉइंट चार्ज को धकेल लूं, बाहर की तरफ फोर्स लगाऊं, हम अंदर की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम एक चीज और लिख सकते हैं इसमें, इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्सटर्नल, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण जो वर्क डन है वो अपोजिट होगा जो चार्ज वर्क डन कर रहा है। ठीक है, यही वर्क डन किस तरह से स्टोर हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की तरह। ठीक है, हमें पढ़ना मेन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसको समझने के लिए हमें पहले चार डेफिनेशन से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, मैं डिफरेंस वर्ड को हटा देता हूं, मतलब 2 पॉइंट वाली बात चली गई। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट नहीं है, पॉइंट फील्ड के अंदर कोई एक ही है। दूसरा पॉइंट नहीं है मतलब दूसरा पॉइंट डिफाइंड नहीं है। जो डिफाइंड नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफिनिटी पे होगा, क्योंकि इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है। पता नहीं कहां है 25, 26, 20, 50, 100, 100, 500। इन्फिनिटी का हमेशा मतलब यही नहीं होता बहुत लार्ज। हमारे लिए यहाँ क्या मतलब है? नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता कहां है पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बेटा क्या बनेगी? वो मैं यहां लिखता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, एक ही पॉइंट है, इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is defined as the total work done in bringing a point test charge from infinity to that point। साथ में विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इसको भी हम लोग यू से डिनोट करेंगे। अब कहां से लेकर आना है? इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। वर्क डन कौन सा काउंट करेंगे हम लोग? इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, ये अलग अलग डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो चारों डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एनर्जी वर्ड को तो हटा देता हूं पर लिख देता हूं डिफरेंस। पहले डिफरेंस वर्ड को हटाया था, अब एनर्जी वर्ड को हटा दिया। तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा। इसको रब कर रहा हूं बेटा, हमारे पास फील्ड है, किसी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ गई। डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट बी मान लो, एक पॉइंट ए मान लो, आपने जो भी नाम देने वो नाम दे दो। पोटेंशियल मतलब वर्क डन कैलकुलेट करना है। एनर्जी वर्ड चला गया बेटा, एनर्जी मतलब हमें स्मॉल से स्मॉल वर्क डन करना है। स्मॉल से स्मॉल वर्क डन बेटा कब होगा? जब हमारे पास चार्ज कैसा होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि 1 यूनिट चार्ज हो। ठीक है, छोटे से छोटा चार्ज कितना हो सकता है? 1 यूनिट चार्ज। तो अब हमें
एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किए जाने वाले वर्क डन को पढ़ना है। उसी वर्क डन को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझो दोबारा, जब एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे, उसमें किए जाने वाले वर्क डन को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब एनर्जी था तब हम लोगों ने लिखा था पॉइंट चार्ज, बड़ा छोटा जितना मर्जी हो सकता है, बट जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any two points inside electrostatic field is defined as the total work done in bringing a unit positive charge from one point to another point without any acceleration। ठीक है, इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, बुक में वी से कर रखा है, आप जिस मर्जी से कर सकते हो, बुक वाले करोगे तो बेटर रहेगा। हमें निकालना है बी से ए, मतलब वर्क डन निकालना है बी से ए पर यूनिट चार्ज के लिए। तो पर यूनिट चार्ज मतलब बाई में चार्ज को कर देंगे, समझे बात, पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या है, पर यूनिट चार्ज। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, बी से ए तक। पर एक बात और बता दो आप लोग मुझे, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इसको वेक्टर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। फोर्स बाय चार्ज क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ईडीआर। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ईडीआर। एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल के लिए नेगेटिव और आ जाएगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सोर्स चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप नेगेटिव यहां लगा दो, चीज सोर्स चार्ज वाले में लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ नेगेटिव चार्ज ये बता रहा है कि जो हमारा वर्क डन है वो सोर्स चार्ज से अपोजिट है। सोर्स चार्ज वाले में नेगेटिव लगा दोगे तो ये हो जाएगा कि जो सोर्स चार्ज कर रहा है वो हमसे अपोजिट कर रहा है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर हम माइनस लेके चलेंगे तो अपने आप एक और नेगेटिव अपने आप आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होना हुआ तो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अपने आप ही समझ में आ गई कि जब डिफरेंस को हटाएंगे तो दो पॉइंट नहीं होंगे, एक ही पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इनफिनिटी पे होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो हम लोग लिख देते हैं फटाफट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट inside electrostatic field is defined as the work done in bringing total work done, total work done in bringing a unit positive charge, a unit positive charge from infinite to that point without any acceleration। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो हम लोग लिख देते हैं फटाफट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट inside electrostatic field is defined as the work done in bringing a unit positive charge, a unit positive charge from infinite to that point without any acceleration। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो हम लोग लिख देते हैं फटाफट।
ठीक है, डिनोटेड बाय वी, इन्फिनिटी ए। अब देखो इन्फिनिटी ए को आप क्या लिख सकते हो, वी ए लिख सकते हो, क्योंकि ए पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो, तो लिखना चाहो तो इन्फिनिटी ए लिख सकते हो, वरना वी ए भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, बी पॉइंट नहीं है हमारे पास, इन्फिनिटी ए है, इन्फिनिटी ए है, इन्फिनिटी ए है और इन्फिनिटी ए, बस। ठीक है, अब इसको हम लोग पॉइंट टैच चार्ज के लिए करके देखते हैं कि भाई आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और सिर्फ एक डेफिनेशन समझाने के लिए 4 डेफिनेशन चलना पड़ा, वरना इधर से करवा देते सीधा। ठीक है, चलो अब निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट सोर्स चार्ज। इसको रब कर रहा हूं मैं, फटाफट नोट कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट सोर्स चार्ज। मान लेते हैं कोई पॉइंट सोर्स चार्ज है हमारे पास, क्यू पॉजिटिव, ये उसकी फील्ड है। इस पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर आना है जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, कहां से लेकर आना है, इन्फिनिटी से, जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। तो पहले कुछ थ्योरी का पार्ट है वो लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट सोर्स चार्ज प्लस क्यू having electrostatic field intensity E with center O। ठीक है, we have to calculate electrostatic potential at point A having distance r from center O। O से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, दैट इज AO इज इक्वल टू R बोल सकते हैं। इस पर्पज के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए, देखिए बेटा इन्फिनिटी के बारे में हमको नहीं पता, पता नहीं क्या पॉइंट है वो, 50, 20, 25 हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो। हम क्या करते हैं, रास्ते में एक पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, जिसका डिस्टेंस सेंटर से x है। ध्यान से समझना बात को। ठीक है, हमने रास्ते में कोई पॉइंट P मान लिया अपनी तरफ से, जिसका डिस्टेंस O से x है। ठीक है, वैसे कैसे मान लिया, हम इस x को खत्म कर देंगे, हमारा आंसर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आएगा। तो हमने सोल्व करने के लिए रास्ते में पॉइंट P मान लिया जिसका सेंटर से डिस्टेंस x है, और स्मॉल dx, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से यहां तक का। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़े डिस्टेंस के लिए। समझो बात को, हमने क्या माना, सोर्स चार्ज माना प्लस क्यू, जिसका इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है E, सेंटर है O। ए पॉइंट पे हम लोग को फील्ड इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जिसका डिस्टेंस R है सेंटर से। इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी के बारे में पता नहीं है, तो हम लोग रास्ते में कोई पॉइंट मान लेते हैं P। ठीक है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है x, और dx के लिए हम लोग चीजों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, as we know that
जो वीए होगा, जो वीए होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी टू ए का मतलब क्या है, आर, आर डिस्टेंस ना, ये पूरा इन्फिनिटी, ये आर, ठीक है। या आप क्या करो, इसके लिए आप क्या करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल लो पहले। हम क्या कर लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ई एक्स, एक्स पे फील्ड कितनी है, ठीक है। कितनी आएगी बेटा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। पी पर बेटा फील्ड कितनी है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है, एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं, स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक है। थोड़े डिस्टेंस dx के लिए स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं, तो स्मॉल वर्क डन बेटा कितना आ गया, स्मॉल वर्क डन बेटा हमारे पास आ जाएगा E इंटू में dx, ठीक है। आप कहोगे जी वर्क डन तो क्या होता है, एफ dx, बेटा हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो एफ बाय क्यू नोट लिख लो और E dx लिख लो, ठीक है। यहां तो डॉट प्रोडक्ट होता है जी, डॉट प्रोडक्ट लगा लो, डॉट प्रोडक्ट लगा लो, ठीक है। ई की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड होती है, हम डीएक्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया कोस 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो आ गया ना, एक्सटर्नल के लिए क्या आ गया, माइनस ईडीएक्स, ठीक है। समझो बात को, छोटे डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने वर्क डन को फाइंड आउट कर लिया, हमें तो डीएक्स के लिए चाहिए ही नहीं है, हमें तो चाहिए टोटल, टोटल क्या है, इनफिनिटी से आर तक का। देन यहां लिख देता हूं इस बाकी टर्म को, देन टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से आर तक लाने के लिए, ठीक है। तो वो हम लिख देते हैं टोटल वर्क डन डब्ल्यू, इन्फिनिटी से आर, किसको करना है, माइनस ईडीएक्स को। स्मॉल वर्क डन क्या है हमारे पास, स्मॉल वर्क डन है माइनस ईडीएक्स, ठीक है, वो पुट कर दिया, माइनस को लिख दिया बाहर, ई की वैल्यू कर दी पुट, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो, ए मत दो, 1 दे दो, इनटू में पड़ा है डीएक्स, और लिख दो फ्रॉम 1, 1 का यूज किया है हमने यहाँ, ठीक है भाई, यहां तक की बात होगी। इसको इधर से रब कर रहा हूं बेटा, किसी ने नोट करना तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। जो बेटा कांस्टेंट है उन कांस्टेंट टर्म को बेटा निकाल दो बाहर, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच गया x⁻², और dx। देखो बेटा नीचे क्या था, 1/x² था, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी पावर, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू आर, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन तुम लोग को आता है,
एक्स की पावर में एक जोड़ दो, उतनी ही पावर से कर दो भाग, नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली लिमिट ऊपर। ठीक है, कितना आ गया, माइनस क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नॉट एक्स की पावर -1 बाय -1 इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, ये -1 बाहर आके क्या हो गया, प्लस। देखो अगर माइनस नहीं होना था तो अपना प्लस हो जाएगा करते करते। ठीक है, तो उससे कोई समस्या नहीं है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। नीचे आ गया 1/x इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज, क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नॉट, पहले अपर लिमिट 1/r, फिर लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0। आंसर क्या बच गया, क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नॉट 1/r। डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारे किसके बराबर आ गया, क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नॉट आर। अब ये वर्क डन क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से हमारे गिवन पॉइंट तक लेकर आए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, दिस वर्क डन get stored in form of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो VA हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नॉट आर। समझ गए भाई बात, किसके बराबर आ गया, क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नॉट आर। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को निकाल दिया। ऐसा यूनिट की बात करें तो क्यू बाय आर कूलम पर मीटर। ठीक है, एक और भी तो हो सकती है, ये वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन के लिए जूल। ठीक है, और क्या हो सकती है, ईडीआर था, ये ईडीआर के बराबर था, ई की हो गई न्यूटन पर कूलम इनटू में मीटर। ठीक है, तो हम अलग अलग तरह की, डिफरेंट तरह की हम लोग इसकी यूनिट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तीन होगी, एक नहीं होगी, वो आपको पहचाननी होगी। ठीक है भाई, एक और बात बता दो, ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो वर्क डन के बराबर है ई डॉट डी आर, ई वेक्टर डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट था तो स्केलर है। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। रब कर देता हूं इसको। अब एक चार्ज के लिए निकाला तो ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए भी निकाल देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किया था हम लोगों ने, फोर्स निकाली थी ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण, फील्ड भी निकाली थी, तो पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर देते हैं। देखो बेटा, मान लेते हैं बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए, Q1, Q2, Q3, Q4, तो ये इनका सबके कारण फील्ड है, और हमें किसी टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर आना। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा।
वेक्टर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोग को, तो टोटल फील्ड v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू vn, सिंपल जोड़ देंगे, सिंपल अलजेब्रा है। Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, कोई सोर्स चार्ज होता ऊपर, टेस्ट चार्ज की तो बात ही नहीं होती, टेस्ट चार्ज तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, कट ही जाता हो तो। Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस अप टू Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, सिंपल अलजेब्रा के द्वारा ही जोड़ देंगे। पहले का आंसर क्या आएगा बेटा, ई जो हमारे पास v का फॉर्मूला है वो किसके बराबर आया था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो v1 किसके बराबर आएगा, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R1, Q2 के लिए लिख दिया, Q1 के लिए लिख दिया। जो कॉमन है बेटा उनको बाहर निकाल लेता हूं, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर बच गया जी Q1 बाय R1 Q2 बाय R2 प्लस अप टू Q1 बाय R। समेशन की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI RI I1 टू N, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस is equal to the algebraic sum of all the potential at a given point, सभी पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा, ठीक है। स्केलर है इसलिए अलजेब्रिक सम के द्वारा हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है भाई। इसको भी कर लो स्क्रीनशॉट। हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव के लिए क्या होना चाहिए कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, या फिर क्लोज पाथ के लिए वर्क डन क्या हो, 0, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, और पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। हमारे नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी फोर्सेज है जो कंजर्वेटिव है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, जो सेंट्रल फोर्सेज होती है, सेंटर से सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है। ये एक पॉइंट का सेंटर है, दूसरे पॉइंट का सेंटर, और लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर के ऊपर लगती है। हमें ऐसे तो पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 अगर माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा तो सीधा ही आएगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर पे आएगा, ऐसे घूम के नहीं आएगा। बट मैथमेटिकली अगर प्रूव करना हो तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से प्रूव कर सकते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मैं मान लेता हूं दो पॉइंट ए और बी, पहले चार्ज को हम इस पाथ से लेकर गए, दूसरी बार इस पाथ से लेकर आए। योगेश कुमार माइक बंद कर लो भाई अपना, ठीक है। पहले देखते हैं वर्क डन ए टू बी, मतलब ए से बी तक जाना है एफ डी आर बाई क्यू नोट को, या फिर मैं कह दूं क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर को जाना है ए से बी तक, बोल सकते हैं ऐसे। मतलब कि क्या आएगा,
क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए। या मैं बोल सकता हूं ये क्या है, वी बी, और ये क्या है, वी ए। समझे बात को? वर्क डन ए से बी एफ डी आर बाय क्यू नोट। ठीक है, क्यू नोट ना भी लोगे तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्यू नोट ऊपर लिख लो। ठीक है, लिमिट रख दी, लिमिट रख दी, किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ठीक है, फिर यहां भी क्यू नोट लिखना पड़ेगा। अगर ना लिखना चाहो तो कोई खास बड़ी बात है नहीं, आप यहां लिख लो क्यू नोट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब आप क्या लिख दोगे इसको, यू बी और यू ए। ठीक है, मतलब कि हमको क्या पता है कि डब्ल्यू ए बी किसके बराबर आएगा, यू बी माइनस यू ए के। ये बात समझो। बात दोबारा देखो, वर्क डन ए से बी क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन ए से बी। फोर्स क्या होती है, क्यू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, आर स्क्वेयर। इंटीग्रेशन जब करोगे तो आर ही बच जाएगा, क्योंकि ऊपर आर की -2। समझ रहे हो बात? इंटीग्रेशन करने के बाद आर ही बचेगा हमारे पास। पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ये क्या बन गया, यू बी। ये क्या बन गया, यू ए। मतलब डब्ल्यू ए बी क्या आएगा, यू बी माइनस यू ए। ठीक है, तो मैं इसी को डिनोट कर लेता हूं इसको, डब्ल्यू ए बी किसके बराबर आ जाएगा, यू बी माइनस में यू ए। और डब्ल्यू बी ए पूछूं, बी से ए आने में वर्क डन पूछूं, तो आप इजिली बता दोगे, यू ए माइनस यू बी हो जाएगा। ए बी था तो बी ए था, बी ए है तो क्या हो जाएगा, ए बी। अब सर्कुलर पाथ के लिए वर्क डन, नेट वर्क डन फॉर कंप्लीट क्लोज्ड पाथ, मतलब वर्क ए बी ए, मतलब वर्क ए बी प्लस वर्क बी ए से बी, बी से ए से बी, फिर वापिस ए पर आना है, तो वो दोनों वर्क डन जोड़ेंगे, ए से बी पे जाने वाला और बी से ए पे आने वाला है किसके बराबर, यू बी माइनस यू ए प्लस यू ए माइनस यू बी। ये तो गए कट, आंसर कितना आया, 0। क्लोज पाथ के लिए नेट वर्क डन अगर 0 आ जाए तो लगने वाली फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव। ठीक है, एज वर्क डन in bringing a charge on close path is 0, so electrostatic force is conservative in nature। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, कंजर्वेटिव। ठीक है, सर ये क्वेश्चन बताना, व्हेन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड एट एन एंगल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द नेट फोर्स एंड द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है बेटा, बता देते हैं। यहां तक का समझ में आ गया, पहले यहां तक का पाओ, यहां तक का समझ में आ गया तो यहां तक का पाओ फटाफट, फिर आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम आई है बेटा, सभी बच्चे प्रॉब्लम लिया करो बेटा। ठीक है, जो पढ़ता है उसी को ही प्रॉब्लम आती है, जो नहीं पढ़ेंगे उनको कैसे प्रॉब्लम आएगी। एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, ये कंजर्वेटिव वाला इंपॉर्टेंट था, थोड़ा बुक से और देख लेना। When an electric dipole is held at an angle in uniform electrostatic field, ये कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग कर चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए -Q और +Q, इस पे लगेगी फोर्स QE, और मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो इस पे लगेगी फोर्स
माइनस क्यू वी। ठीक है, तो हमें निकालनी है नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या आ जाएगी, नेट फोर्स, दोनों देखो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। हम स्टेबल कंडीशन की अगर बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो नेट फोर्स एफ, इसको 1 नाम दूं और इसको 2 नाम दूं। ठीक है, तो क्या आएगा F1 प्लस F2। F1 क्या है माइनस क्यू वी, वो क्या है प्लस क्यू वी, दोनों क्या हो जाएंगे कट, नेट फोर्स क्या आएगी 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स क्या निकलेगी 0। और टॉर्क बेटा हम लोग निकाल चुके हैं, टॉर्क तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, पीई साइन थीटा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक करवाया हुआ है। और किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम? स्टेबल कंडीशन के अंदर बेटा इसके ऊपर 0 फोर्स मानी जाती है, वरना वो फोर्स टॉर्क की तरह काम करती है। और जब टॉर्क की तरह काम करती है तो हम लोग, जब टॉर्क की तरह फोर्स काम करती है ना, तब हम उस टॉर्क को ही यूज करके क्या निकालते होते हैं, वर्क डन। घुमाने के लिए कितने एंगल पर घुमाना है, ये बात भी करी हमने। ये पोटेंशियल की तरफ स्टोर हो जाता है, तब वहां फोर्स की तरह काम कौन करता है, टॉर्क। वैसे लगने वाली फोर्स क्या होगी इसके ऊपर 0, जब स्टेबल कंडीशन की बात करते हैं। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन बेटा? बट सर टॉर्क तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स 0। हाँ बेटा वही कह रहा हूं ना मैं, जब जो टॉर्क का बेटा फॉर्मूला होता है ना, जो टॉर्क टाउ का फॉर्मूला होता है, वो कपल ऑफ फोर्स के टाइम ही लगता है, जब दो कपल ऑफ फोर्स बनती है। जैसे अब ये है, अगर एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ये तो स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो नेट, स्टेबल हम किसको बोलते हैं, जब नेट फोर्स 0 हो। 5 न्यूटन से यहां खींचू, 5 न्यूटन से यहां खींचू, तो ये स्टेबल हो जाएगा। या 5 न्यूटन से यहां दबाऊं, 5 न्यूटन से यहां दबाऊं, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, पर जब यही फोर्स लीनियर ना लगकर कपल ऑफ फोर्स बनाए, एक इधर जाना चाहे एक ऊपर जाना चाहे, तब वो क्या होगा, डाइपोल घूमेगा। उस केस में हम लोग क्या लेते हैं फिर, आइदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमने बीसी माना था उस टाइम, ए बी और सी, तब हम लोग इसको फोर्स को कंसीडर करते हैं। स्टेबल कंडीशन के अंदर टॉर्क क्या हो जाता है 0। देन टॉर्क भी 0 होना था। हाँ जी होता है बेटा टॉर्क 0। टॉर्क 0 कब हो जाता है, जब स्टेबल कंडीशन में टॉर्क 0 होता है, अनस्टेबल में भी 0 हो जाता है। उन्हीं कंडीशन में हम लोग फोर्स को लेके चलेंगे बेटा जहां वो स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि अब तो कुछ एंगल आ रहा होगा इनके बीच में, दोनों फोर्स के बीच में, तब थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग इनको। ठीक है, ओके सर, ठीक है बेटा। और कोई बच्चा, किसी और का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? पढ़ोगे तो आएगी बेटा प्रॉब्लम, पढ़ते नहीं हो तो कैसे आएगी। सैटरडे को टेस्ट है, तो उसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जितना करवा दूंगा उसका टेस्ट लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास लगेगी फ्राइडे को 11 बजे। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम फिर भी हो तो यूट्यूब की वीडियो के कमेंट में बोल देना, या फिर व्हाट्सएप पे बोल देना। थैंक यू वेरी मच।